नमस्कार मित्रों, बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी देश दुनिया की चिंता कर रहे हैं, तेल की चिंता कर रहे हैं। तेल की चिंता मुझे लगता है दो ही लोग कर रहे हैं, एक ट्रम्प साहब और एक नीरज जी। तेल कैसे आएगा, गैस कैसे आएगी, कहाँ जाएगी, कौन से देश में खुलेगा, कहाँ से आ सकता है, कहाँ से नहीं आ सकता, और ईरान का क्या होगा, तेल अवीव का क्या होगा, इसराइल का क्या होगा, कतर में, ओमान में, बहरीन में। और फिर ट्रम्प साहब कब नाराज होंगे, कब खुश होंगे, उनका मूड मिजाज क्या रहेगा और उसका असर क्या पड़ेगा, इस सब पर चर्चा करने के लिए जरूरी है कि नीरज जी से बात की जाए। नीरज जी को तो आप द आयन शो में उनका जो हिट शो है उसमें देखते ही हैं, उसमें वो दुनिया भर की जो बात है वो बताते रहते हैं। हमको समझाने के लिए वो पाठशाला लेते हैं। तो इस पाठशाला में गुरु जी आपका स्वागत है। सर नमस्कार, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो सर क्या हो रहा है, ये आपके मित्र लोग क्यों संकट पैदा किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, हम लोग घबराए हुए हैं। सर एक पिक्चर आई थी काफी पहले, डरना जरूरी है। ओह, अच्छा, और हमने सुना था एक लाइन की डर के आगे जीत है, इसलिए हम डरे हुए हैं। अब आगे कहाँ पहुंचेंगे ये नहीं पता, डरे हुए थे। वही 50% काम हो गया मेरे लिए, हमेशा 50% काम हो जाता। समस्या यही है कि कॉलेज के जमाने में लोग 50% लव करते थे। तो देखिए, कार्यक्रम में निजी टिप्पणियां अलाउ नहीं। नहीं, मैं सच बोलता हूँ सर, आपको निजी लगती है वो। मैं तो सच बोलता हूँ खाली। ये 50% ही सारी समस्या की जड़ है कि मैं 50% में लव में हूँ, 50% मैंने ये काम कर दिया है। भाई आपने कर दिया, सामने से भी होना चाहिए। तो सीरियस है सर इस बार। अभी जो रविवार को ट्वीट किया है ट्रुथ सोशल पे ट्रंप ने, वो बहुत ही गंभीर है। लोगों ने उसको पढ़ा होगा, उसमें गाली लिखी हुई है जी, कि ईरान को धमकी देते समय आप लिख रहे हैं कि वो 48 घंटे के समय खत्म होने वाला है, मंडे को प्लांट डे होगा, हम प्लांट पे हमला करेंगे। उसके बाद नीचे दो तीन गालियां लिखी जिसको मैं बोल भी नहीं सकता। वो एक राष्ट्रपति को किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति देश के लिए उन सोवरेन शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही बेवाजिब है। आप भले ही वॉर सिचुएशन में हैं, लेकिन आप ये लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी राष्ट्रपति को, बड़े देश का हो छोटे देश का हो, एक बेसिक प्रोटोकॉल तो फॉलो ही होता है। उससे मुझे दो चीजें लगती कि उस ट्वीट को पढ़ के लोग पढ़ेंगे उसको, कि एक तो मुझे लगता है कि गजब का फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर आ गया है, और वो फ्रस्ट्रेशन अब दिख रहा है एकदम शब्दों में, एक्शन में, कि जीत नहीं पा रहे हैं। वो अपने मन से बार बार बोलते, वही 50% वाला कि हम जीत गए, हम जीत गए। तो 50% ही वो बोल रहे हैं बार बार। लेकिन ये ट्वीट दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, क्योंकि डोमेस्टिकली भी उनको बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। लोग वहां के नाराज हैं, उनकी अपनी पार्टी नाराज है। 4 5 6 तो उन्होंने अपने सेना के अधिकारियों, इवन आर्मी चीफ को निकाल दिया, उन्होंने सैक चीफ कर को दिया। ठीक है, उसके कारण वो अलग अलग बताए जाते हैं कि हसीद साहब किसी का प्रमोशन कराना चाहते थे, जो भी रीजंस रहे हो। लेकिन बीच वॉर में अगर आप हेड ऑफ आर्मी को सैक कर देते हैं तो बड़ी, दो तीन और बड़े अधिकारियों को निकाला। तो घरेलू फ्रंट पे काफी ज्यादा उनको आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है, और इंटरनेशनली भी इसराइल छोड़ के कोई उनके साथ खड़ा नहीं है। वो भी एक दिक्कत उनके लिए, समस्या है। और तीसरा, वो इस वॉर को निपटा नहीं पा रहे हैं कि कैसे इसको ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि ईरान भी अड़ा है कि नहीं, हम तो हार नहीं मानेंगे, आओ लड़ते हैं। तो ये अटर फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन बन गई है, और ये मुझे ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में या गुस्से में आदमी हमेशा गलत कदम उठाता है। तो ये जो आज या रविवार को जो ट्वीट आया है, ये मुझे बहुत ज्यादा चिंता दिखा रहा है कि इस लेवल का अगर फ्रस्ट्रेशन और बातें हो रही हैं, तो आप सोचिए जो आदमी लिख रहा है उससे पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सोच क्या रहा है। क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, और ट्रंप को ईरान की तरफ से इस ट्वीट पे ट्रोल किया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो सामने वाला और फ्रस्ट्रेट होगा। ये सिचुएशन काफी गंभीर है। और चूंकि 3 बार वो ये दे चुके हैं, एक बार उन्होंने 48 घंटे की दी, फिर 5 दिन की थी, फिर अब 10 दिन की दी, और कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है। तो उनकी धमकी की हॉर्मोन्स को तुरंत खाली कर दो, वरना हम स्टोन एज में पहुंचा देंगे, और प्लान डे होगा मंडे को, और ये सब कुछ करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब मामला थोड़ा सा और ज्यादा बिगड़ता हुआ मुझे दिख रहा है, और ये ज्यादा अगली पिक्चर वर्ल्ड के लिए पेश करेगा। तो क्या होगा, मान लीजिए, क्योंकि अभी का जो 3 बार उन्होंने वो किया कि मोहलत बढ़ाती बार बार में,
इससे लग रहा है कि ट्रम्प साहब ऐसे ही हैं, उनको अभी कोई रास्ता दिख नहीं रहा, तो फिर हो सकता है कि सोमवार के बाद फिर कहें कि अच्छा 2 दिन मैं और दे रहा हूँ तुम्हारे। पहले ये लोग समझ रहे थे कि 10 दिन उन्होंने इसलिए लिए हैं कि उनके मरीन्स और सब चीजें पहुंच जाएं और लड़ाई दमदार तरीके से लड़ें। खुद ट्रम्प साहब ने भी कहा कि अभी तो मेरे को एक बड़ा हमला करना है। तो बड़ा हमला भी क्या रास्ता, मैं ये नहीं कह रहा कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन बड़ा हमला भी कोई रास्ता है, कोई हल है ये? भैया जी, दो परिस्थितियां मुझे इसमें बनती हुई दिख रही हैं। जब एक तो ये कि युद्ध क्यों हो रहा है, ये वाला एक बड़ा तत्व चर्चा वाला क्वेश्चन, उसमें नहीं जाता है। इस समय की सिचुएशन एनालिसिस हम देखें तो मुझे लगता है कि दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि ट्रम्प गुस्से में या कैसे भी पूरी तरीके से विड्रॉ कर लें कि देखिए हमने सबको मार मोर दिया है, और हमने जो B2 बम गिराया था उससे न्यूक्लियर वाले भी सब नुकसान हो गया, उनका खत्म हो गया, और हमने अपने दोनों सैनिक जो हमारे गिर गए थे उनको सक्सेसफुली निकाल लिया। ये हमारी ताकत दिखा रहा है, वो लिख भी रहे हैं बार बार, और हमको अब इस वॉर से कोई लेना देना नहीं। एक सिचुएशन ये हो सकती है उनके बेंड ऑफ माइंड को देखते हुए। और हॉर्मुज में अब अच्छी खबर है कि थोड़ा ज्यादा निकलने लगे हैं जहाज, 17-18 हुए, हालांकि अभी भी वो 2-5% से ज्यादा नहीं है टोटल के हिसाब से। तो एक सिनेरियो ये हो सकता है कि एकदम से वो पलट जाएं और सरप्राइज कर दें। अगर ये नहीं करते तो फिर दूसरा विकल्प ये है कि काफी बड़ी कारपेट बॉम्बिंग हो सकती है और जमीन पे भी वो सैनिक उतार सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं बचा उनके पास अब। तो बड़े पैमाने पर बॉम्बिंग पूरे ईरान पर, वो सिविलियन इलाकों पे भी और स्ट्रेटेजिक इलाकों पे भी, और ग्राउंड्स पे भी ट्रूप उतरे। तो ग्राउंड्स पे जो ट्रूप उतरने की संभावना बनेगी वो खार्ग में और हॉर्मुज के इलाका, क्योंकि वही उनके टारगेट में है। इन दोनों में से मुझे लगता है कोई एक अब होगा, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई चॉइस बची नहीं है। कि आप धमकी देते थे कि आपको मजाक उड़ रहा है, ट्रोलिंग चल रही है उनकी, और ईरान तो हर बात में ट्रोल करता है उनको, तो खींच और बढ़ रही है। तो मुझे लगता है ये दो सिनेरियो बढ़ सकते हैं। और ये दोनों सिनेरियो, पहला सिनेरियो तो ठीक है कि आप जाओ छोड़ के, ईरान के साथ अपना वॉर चलता रहेगा, इसराइल अपना जो भी बीच बीच में करेगा। दूसरी सिनेरियो में काफी गंभीर स्थिति होगी, लेकिन इन इन दोनों सिनेरियो का फॉल आउट बहुत खतरनाक है। पहली सिनेरियो में अगर वो छोड़ के चले गए तो उनकी बहुत बुरी हार मानी जाएगी, और उनका जो रसूख है वो यूरोप में और गल्फ में खत्म हो जाए, और उनके यहाँ हो सकता है उनको इम्पीच भी कर दिया जाए, क्योंकि अभी नवंबर में इलेक्शन में उनकी रेटिंग 33% पे आ गई है। उनके जो रिपब्लिकन है वो भी लाइक नहीं कर रहे हैं। तो बहुत गंदी परिस्थिति उनके लिए बनेगी अगर वो पहले ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन को अगर वो ऑप्ट करते हैं तो फिर जीत के सिवा कोई चॉइस नहीं, हार के तो जा ही नहीं सकते आप। हार के जाएंगे तो फिर वही फॉल आउट आपका होगा। तो मुझे दोनों ऑप्शन तो दिख रहे हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन के फॉल आउट्स बहुत ही खराब दिख रहे हैं दोनों सिनेरियो में। अब कंसिडरिंग ट्रम्प की जो स्ट्रेटजी या उनका दिमाग या जिस तरह की वो है, उसमें मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से छोड़ के चले जाएंगे और हार का तमगा लेके। हार तो व्यक्ति स्वीकार ही नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे सेकंड ऑप्शन ज्यादा लगता है कि करीब है, जो बड़े बड़े युद्ध के रूप में तब्दील हो सकता है। सर, एक मित्र ने कहा कि देखिए ट्रम्प साहब वो अमीर बच्चे जैसे हैं जो कभी मैच में नहीं हारते। यार, हारना जीतना नहीं है, आपको मानना है कि वो जीत गए। करेक्ट। अब यदि आप मैच को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप मान लीजिए कि भाई वो जीत गए हैं और आगे खेल लीजिए। अगर आप नहीं चाहते तो वो बैट और बॉल और सब अपना लेके चले जाएंगे, क्योंकि मैं जीत गया, मैच ही खत्म हो गया, खत्म बात। तो ये एक तो ट्रम्प साहब के साथ है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि अब तो बहुत दिन हो गए, 1 महीने से भी ऊपर हो गया, क्या रिपरकशंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं दुनिया, खासतौर से जो ऑयल क्राइसिस को लेकर ही बात हो रही है। अभी तक तो निमट रहा था, चल रहा था, लेकिन अब बढ़ रहा है। और मान लीजिए जाहिर बता उन्होंने कर ही दिया ट्रम्प साहब ने कुछ बड़ा, तो फिर क्या होगा? देखिए, इस जवाब से पहले थोड़ा सा एक मैं स्टैटिस्टिक्स आपको देता हूं, जो इस वॉर के कंसिडरेशन में लोगों को जरूर सोचना चाहिए। यूएस की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन की है और ईरान की इकोनॉमी $430 बिलियन की है। ठीक है ना? तो अंतर बहुत बड़ा है, मतलब काउंट नहीं कर सकता इतना बड़ा डिफरेंस। इसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, इसका कोई मतलब नहीं। तो वॉर लंबा चले छोटा चले कैसा भी चले, मुझे ईरान की जीत की कोई संभावना नहीं दिखती है। ये बहुत क्रिटिकली मैं बोल रहा हूं, कुछ लोग इससे ट्रोल भी कर सकते हैं मुझे, लेकिन मुझे किसी भी परिस्थिति में ईरान जीतता हुआ नहीं दिखता।
क्योंकि मैं जिस लेंस से इस बात को देख रहा हूं वो लेंस इकोनॉमिक है। टैंकों से, मिसाइल से, फाइटर प्लेन से जो वॉर लड़ा जाता है वो असली वॉर नहीं, वो उसका फर्स्ट मतलब वो मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन है वो। रियल वॉर जो होता है इकोनॉमी पे होता है, और उस इकोनॉमी में ईरान बहुत बुरी तरीके से हारेगा, इसमें कोई दौरा नहीं, और जितना लंबा चलेगा उतनी बुरी तरीके से हारेगा। तो हो सकता है कि स्टडी ये भी हो कि और 2 महीने अगर ये खिंच गया ईरान ने या किसी की भी गलती से, तो ईरान बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच जाएगा। जैसे अफगानिस्तान आप देख लीजिए, बहुत लोग कहते हैं कि 10 साल लड़के गए, छोड़ के चले गए, भागना पड़ा अमेरिका को, पर आप अफगानिस्तान को देखो ना कि वहां क्या हालत है, या जो यूक्रेन में भाई साहब लड़े जा रहे हैं 6 साल से, खंडर बन गया पूरा देश। तो मुझे लगता है कि वो इकोनॉमिक वॉर में ईरान बुरी तरह से हारेगा। उस हार का परिणाम ये हो रहा है कि अब वो हारे जीते तो चलो वो बात की बात है, लेकिन जितना ये प्रोलॉन्ग होगा उसकी वजह से ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स की भारी समस्या पूरी दुनिया को होगी, और हो रही है, वो और गंभीर होती जाएगी। हमको भी ये दिखता है कि तेल के दाम बढ़े हैं, गैस के दाम बढ़े हैं, बट इसके बाद जो सेकंड लेयर का इंपैक्ट है उसकी कोई बात नहीं करता है, या कम बात कर रहे हैं कि तेल बढ़ने से हो क्या रहा है, गैस के दाम बढ़ने से हो क्या रहा है, इंडस्ट्रियल गैस की सप्लाई कम होने से हो क्या रहा है। इंडस्ट्री में साफ इंपैक्ट दिख रहा है। मैं कल आपको बता रहा हूं, शनिवार शाम को मेरे एलुमनाई एसोसिएशन की मुंबई में मीटिंग थी। मैं आईएमसी से पढ़ा हूं तो उसकी एक मीटिंग थी, उसमें मैं गया तो आप जानते हैं कि आईएमसी वाले वो तरह तरह के जॉब प्रोफाइल में होते हैं, आईएएस से लेकर के वो पत्रकार तक सब है उसमें। कई मैंने वहां पे जो कंपनियों के लोग थे उनसे मैंने पूछा, तो उनका ये कहना है कि बहुत बुरी स्थिति है। एक नाम बिना लेके बता रहा हूं, एक लिकर कंपनी के हेड ऑफ स्ट्रेटजी आए थे, उन्होंने बोला पूरी इंडस्ट्री को बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि जो बोतल बनती है उसमें गैस का इस्तेमाल होता है। फिरोजाबाद की बहुत सारी यूनिट बंद हो गई है। तो जो सेकंड लाइन का इंपैक्ट है वो आना शुरू हो गया, और ये सीवियर होता जाएगा क्योंकि गैस नहीं है, ईंधन नहीं है उनके पास। तो इससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी पे भयंकर असर पड़ेगा, और ये सिर्फ हम अपने संदर्भ में कह रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहा है। हमारे यहाँ तो फिर भी आप मतलब सोचो, पेट्रोल डीजल के दाम नॉर्मल वाले अभी नहीं बढ़े हैं क्योंकि कोई एक झेल रहा है उसको, लेकिन वो कब तक झेलेगा वो भी अलग इशू है। तो जो सेकंड लाइन इंपैक्ट होगा वो बहुत सीवियर हो जाएगा, इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, आम आदमी के ऊपर महंगाई का असर पड़ ही रहा है और पड़ेगा। तो ये वॉर प्रोलॉन्ग होना बहुत ही खतरनाक काम है, और सबसे ज्यादा गैस की प्रॉब्लम होगी क्योंकि गैस नहीं आ पा रही है। पेट्रोल डीजल तो फिर भी चलो आप मैनेज कर रहे हैं, लेकिन गैस बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। नहीं, लेकिन क्या रास्ता क्या है? और प्रोलॉन्ग तो होनी है, लग रहा है कि प्रोलॉन्ग हो रही है, या आपको लग रहा है खत्म होने वाली है? भैया इसका सॉल्यूशन हमारे देश की सत्ता के पास नहीं है। इस समस्या का सॉल्यूशन सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है जो इस वॉर को लड़ रहे हैं, और उसमें भी इजराइल के पास नहीं है, अमेरिका और ईरान के पास। ईरान के पास एब्सोल्युटली, इजराइल, अमेरिका बंद कर देगा तो इजराइल भी मान जाएगा। अगर वो बंद नहीं करते, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, आप मीडिएशन नहीं कर सकते, आपकी बात कोई सुन नहीं रहा, किसी की नहीं सुन रहा, आपकी क्यों सुनेगा? किसी की कोई बात वो दोनों देश नहीं सुन रहे हैं कि ये वॉर खत्म हो। तो हमारे हाथ में इसका सॉल्यूशन वॉर खत्म होने तक सिर्फ ये है कि हम महंगे पे खरीदेंगे और किफायत करके चलना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। अब वो कितना दिन तक आप इस सिचुएशन में भी चल पाएंगे, ये भी एक सवाल है। तो सवाल है कि महंगाई झेलते हुए कितने दिन तक आप चलें, कितना महंगा आप करें, क्योंकि उसके बाद तो फिर बहुत ही सिचुएशन खराब हो जाएगी। फैक्ट्रियां बंद हो रही, लोगों के पास जॉब नहीं होगा, इन्फ्लेशन सर चढ़ के बोल रहा है, करेंसी आपकी वीक हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार के पास या किसी भी सरकार के पास इसका कोई डायरेक्ट सोल्यूशन है। उसका एक सोल्यूशन ये होगा कि आप बहुत महंगी चीजें खरीदते रहेंगे तो आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ा होता जाएगा, और फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का मतलब ये है कि आपके पास कमाई से ज्यादा खर्चे हैं, तो दिक्कत बढ़ती जाएगी। इसका सोल्यूशन सरकार के पास नहीं है, या सरकारों के पास नहीं है, ये वो दो ही लोगों के पास सोल्यूशन है। दाम का ही नहीं, अब उनके पास ना गैस खरीदने के रास्ते हैं। सरकार ने कहा कि भाई अलग अलग जगहों से खरीद रहे हैं, हालांकि मुझे तो वो भी, आप ज्यादा समझते होंगे, मुझे वो बहुत वायबल आइडिया नहीं लगता।
इमरजेंसी के लिए ठीक है कि आप 20,000 किलोमीटर दूर से 10,000 किलोमीटर दूर से गैस खरीद ले, पेट्रोल खरीद ले, ऑयल खरीद ले, लेकिन वो वायबल आइडिया नहीं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके अलावा क्या रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है तो सरकार क्या अभी उस प्रेशर को थोड़ा सा पुश कर रही है, केवल कि जितना दिन निकल जाए उतना दिन ठीक है, फिर जो होगा देखा जाएगा। कई बार मुझे लगता है कि जितना खिसका सकते खिसका लें। पॉइंट आपका है, इस शायद यही एक स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि देखिए आपके पास अगर कोई विकल्प नहीं है तो आप समस्या को थोड़ा सा टालते हैं, और टालते इस उम्मीद में है कि शायद वॉर रुक जाए, कोई सोल्यूशन निकल आए। तो ये होप आपके सोल्यूशन का बेस है कि भाई अगर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, वो सोल्यूशन उन दोनों देशों के ही पास है, तो आप पैसा खर्च करके मंगा रहे हैं, और जो 40-45 देशों से मंगा रहे हैं उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप 20,000 किलोमीटर दूर से मंगाइए, जहां से मंगाइए, आपको मंगाना पड़ेगा, और इस होप में कि शायद रुक जाए आप समस्या को टाल रहे हैं। लेकिन समस्या अगर नहीं रुकी, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये समस्या इस महीने ज्यादा गंभीर है। 1 महीने तक पूरी दुनिया ने इसको झेला ऊंच नीच करके, बहुत बड़ी समस्या नहीं आई, किसी घर में ऐसा नहीं थी गैस नहीं मिली, 2-4 दिन डिले विले से मिल गई। लेकिन अप्रैल भर में भी अगर आप ये सिचुएशन रही और हॉर्मुज से सप्लाई ईज नहीं हुई, एक सिचुएशन ये हो सकती है भाई वॉर चलाते रहो, आप हॉर्मुज को क्लियर करो, पूरी दुनिया को तेल गैस मिलती रहे और अपना आप लोग लड़ते रहो जो आपको मर्जी है, तब तो ठीक है भाई, आप लड़ते रहो। हमारा लड़ाई उसको लेकर हो रही है तो उसको छोड़कर कैसे लड़ाई खत्म? मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो, मैं कह रहा हूँ कि एक विकल्प की लड़ाई चलती रही सप्लाई, लेकिन सप्लाई डिसरप्टेड है, तो वैसी परिस्थिति में फिर आपके पास कोई विकल्प बचा नहीं है, तो आप समस्याओं को धीरे धीरे टाल रहे हैं। अप्रैल के महीने में 30 अप्रैल तक अगर ये वॉर नहीं रुका तो समस्या बहुत गंभीर हो जाएगी। दाम बढ़ना तो एक उसका तरीका है, राशनिंग तक की नौबत आ सकती है अगर ये अप्रैल में वॉर नहीं रुका तो, क्योंकि 60 दिन हो जाएंगे सप्लाई डिसरप्शन के, और फिर इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट बहुत बुरी तरीके से आ जाएगा। एक चीज समझाइए सर, हम लोग कह रहे हैं कि हम 40 देशों से 41 देशों से खरीद रहे हैं तेल गैस ताकि संकट को टाला जा सके। हालांकि मैं जो हमारा कंजप्शन है और जो हम लोग ले रहे हैं, सप्लाई मिल रही है हमको, उसमें बहुत फर्क है। वो जिस झंडे को आप टैंकर पे लगा के घूम रहे हैं, वो तो एक दिन का भी खर्चा नहीं निकालता, मतलब एक दिन का भी हमारा जरूरत को पूरा नहीं करता, तो उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। एक सवाल मेरे मित्र ने कहा, चीन से एक मित्र थे, उन्होंने कहा तो एक बात बताइए कि रूस से तेल पर पाबंदी हुई, अमेरिका ने पाबंदी लगाई, आपने तेल खरीदना कम कर दिया, मैं बंद करना नहीं कह रहा, ठीक है, चीन ने तो नहीं किया। आप सैंक्शन तो अमेरिका ने रूस पर लगाई थी ना, रूस पर लगाई थी, मतलब जो लोग खरीद रहे हैं उन सबके खिलाफ होगी। तो चाइना का कुछ बिगाड़ लिया क्या अमेरिका ने? आप इतना क्यों डरते हैं? देखिए, जो रशिया में सैंक्शन लगे थे कि वो $60 से नीचे कोई नहीं खरीदेगा, वो शुरुआत में सैंक्शन चले, बाद में तो भाव अपने आप ऊपर आ गया तो वो हो गया, लेकिन फिर भी रूस ने डिस्काउंटेड प्राइस में भारत को काफी समय तक तेल दिया। फिर जब ये ट्रेड डील की हमारी बातचीत शुरू होने लगी तो एक हमको छूट दी गई कि हम ये एकदम खत्म, अब आप चाहे जितना खरीदें, क्योंकि हमारी आपकी डील हो गई है 15% वाली, 18% वाली। बीच में फिर वो डील जब उनके कोर्ट ने पलट दिया तो वो सैंक्शंस धीरे धीरे लगे हुए थे, बाद में उन्होंने एकदम खत्म कर दिया कि आप लीजिए। अब प्रश्न ये है कि हम अमेरिका के सैंक्शंस को मानते क्यों हैं? राइट। इस प्रश्न का तो सिर्फ बहुत सीधा सा जवाब है कि मानने के सिवा आपका विकल्प नहीं है, क्योंकि आपका बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएस है और वो ये शर्त लगा रहा है कि आप उनसे ट्रेड करोगे तो हमसे मत करो। वो तो चाइना का भी ट्रेड पार्टनर बड़ा है अमेरिका। नहीं, चाइना के पास वो माइट, वो एक हिंदी फिल्म का गाना जो है ना कि तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी, हमको न चाहो चलेगा, किसी और को नहीं चाह सकते आप, तो आप मेरे साथ अगर इन्वॉल्व हैं तो आप दूसरी तरफ नहीं जा सकते। उसमें आप लेते रहिए ना, किसने मना किया आपको? थोड़ा बहुत लेते थे आप, तो अगर आप लेते रहेंगे तो हम आपके ऊपर 30% का टैक्स लगा देंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? नहीं तैयार है। तो वो समस्या ऐसी जिसमें उनका अपर हैंड है। देखिए, एकदम स्वीकार कर लीजिए कि अमेरिका एक बहुत ताकतवर देश है,
गलतफहमी किसी को नहीं पालनी चाहिए। वो बहुत पावरफुल कंट्री है, आपका बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और आप ज्यादा माल उनको बेचते हो, वो तो बहुत कम लेते हैं, तो उनकी शर्तों को आपको मानना पड़ेगा। चाइना क्यों लड़ लेता है? क्योंकि उसके पास एक जंतर कि आपने ज्यादा दादागिरी की तो हम आपको रेयर अर्थ नहीं देंगे। हम 30% प्रोडक्शन वर्ल्ड का चाइना में होता है, उसको फैक्ट्री कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो वो भी सामान रोक देगा। तो अमेरिका उससे डरता है, आपसे नहीं डरता है। वो दुनिया में सिर्फ एक ही देश है अमेरिका जिससे डरता है, वो चाइना है। तो उसके साथ वो अभी मई में जा रहे हैं, 31 मई को मुलाकात भी है उनकी। मुलाकात। तो मुझे ये ये समझाइए, क्या हम जो लोग कर रहे हैं वो कोई वायबल सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर कहेंगे आप नीरज जी, कहेंगे भाई देखो यही होना था, अब नहीं हो सकता, अब आपको राशनिंग करनी पड़ेगी, तेल खत्म हो गया, महंगा हो गया, संकट हो गया, ये सब करना पड़ेगा? या जो हम लोग बता रहे हैं रोज रोज, आप बताते हो आज 20 देश हो गए, 25 देश हो गए, 40 देश हो गए, इससे कोई रास्ता निकलेगा? नहीं, ये लॉन्ग टर्म ना सोए, ये बताइए मुझे। नहीं, लॉन्ग टर्म वायबल सोल्यूशन नहीं है ये, क्योंकि आप उतना वहां से ला नहीं पा रहे हैं और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है वो। तो अगर ये सिचुएशन नहीं ठीक होती तो आप सर लाएंगे कहां से? आप मुझे ये भी तो बताइए। जी, अंगोला से कितना लेके आ जाएंगे आप? वहां से उतना आ नहीं सकता। रशिया से जो शिप चलती है वो घूम के आएगी, 26 दिन कम से कम लगते हैं उसमें। तो 26 दिन का तो गैप आपका वैसे ही बन गया ना। प्लस आपका जो पड़ोसी देश खाड़ी जो था, वहां से आपका टाइम बहुत कम लगता था, 6 दिन में आ जाता था। तो एक 6 हफ्ते दिन में आ और जाता 26 दिन का अंतर है, ठीक है। और दूसरा, आप कितना ले पाएंगे वहां से? तो ये वाइबल तो नहीं है। ये तो तय मान लीजिए कि हम मिडिल ईस्ट को छोड़ के अपनी पूरी है। जरूरत की एनर्जी बाहर से ले लें, ये संभव नहीं है। तो ये तो खुलना पड़ेगा। रही बात कि हम कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि 30 अप्रैल तक हम लोग सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस राइज के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। पहला स्टेप तो प्राइस राइज ही होगा। और फिर अच्छा, अभी जो 21 से बढ़ा के 25 दिन किया है, वो 30 दिन हो सकता है, 35 दिन हो और सकता थोड़ा सा बढ़ा दें, एक्सपेंड कर दें। है। यस, वो होगा, बट रुकना चाहिए वॉर 30 दिन के अंदर। नहीं तो आप तो कह ही रहे हैं, खिंच ही रही है, खिंचनी है, अभी इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा सांस नहीं, मुझे ऐसा लगता है विजय, देखिए इसमें एक पॉइंट है मेरा कि वॉर अब जिस जगह पहुंच गया ना, वहां पे इसका निर्णय निकलेगा। भले ही वो बहुत विध्वंसक लड़ाई हो जाए, पर वो वॉर का कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा यूएस को, ईरान को। ये अब कब तक आप ये झेलें? क्योंकि अमेरिका के पार्ट में आप सोचिए कि उनकी इकोनॉमी पे भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है। ऐसा नहीं खाली हम ही झेल रहे हैं, वो भी झेल रहे हैं। अमेरिका बड़ा देश है, लेकिन वो उन्होंने मान लिया कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जितना बोला है ट्रम्प साहब ने, उस पर कुछ फर्क पड़ गया उनके? नहीं पड़ा, तो कोई फिर फर्क नहीं पड़ा ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब इसको निपटाना ही पड़ेगा अमेरिका को। या तो वो छोड़ के चले जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, या वो इसको निपटाएं तो फर्क पड़ेगा वहां पे। अदरवाइज वो उनको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर तरह से उनको नुकसान हो रहा है। तो ट्रम्प जैसा व्यक्ति, व्यापारी व्यक्ति नुकसान नहीं ले सकता, उसको इसको सेटल करना ही पड़ेगा। चलिए, अब मुझे ये समझाइए आप थोड़ा सा, भारत के सिलसिले में हमारे यहाँ क्या होने वाला है? आपने कहा कि 30 अप्रैल के बाद हमारा संकट बढ़ जाएगा, 30 अप्रैल के बाद तेल के दाम बढ़ जाएंगे। अब ये आप इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, या आप इसलिए कह रहे हैं कि सरकार उतना नहीं कर पा रही जितना करना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सरकार तो कर रही है, बट हमारे पास विकल्प नहीं है। सरकार की सीमाएं है ना। सर, कोई भी सरकार हो, वो एक लिमिट से कैसे करेंगे आप? जब आपका मिसमैच हो गया डिमांड सप्लाई का, तो आप एक लिमिट तक मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद तो फिर प्राइस राइज तय है। और प्राइस राइज हम लोग कह रहे हैं तय, क्या नहीं हुआ है? गैस का सिलेंडर महंगा हो चुका है, 60 रुपए पहले ही दिन बढ़ गया था। सब चीजें कमर्शियल गैस के 2 बार बढ़ चुके हैं, प्रीमियम पेट्रोल डीजल बढ़ चुका है, इंडस्ट्रियल गैस की सप्लाई कम हो गई, दाम बढ़ चुके हैं। तो बचा क्या? अब खाली वो जो नॉर्मल वाला आप डीजल पेट्रोल भराते हैं, उसके भी दाम बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे, उसमें कोई दुराई नहीं। अभी भी अंडर रिकवरी है ऑयल कंपनीज की, तो दाम अच्छा, बढ़ना तय है। दूसरे तरीके से समझना चाहता हूँ मैं कि आपने कहा सरकार के पास विकल्प नहीं है, क्योंकि आज हम जहाँ से खरीदना वहां से नहीं मिल रहा है, जहाँ से मिलेगा वो वायबल नहीं है। तो क्या इस सवाल पर ये सवाल जो खड़ा किया जा रहा है वो वाजिब सवाल है कि भाई आपने फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग नहीं की? 11 साल, 12 साल, 50 साल, ये मोर देन एनफ टाइम टू प्लान फॉर फ्यूचर। ये वाजिब सवाल है आपका।
कि जिस तरह की एनर्जी सिक्योरिटी की हमें प्लानिंग करनी चाहिए थी, वो शायद हमने उसमें कमी रखी। ये है। कैसे है? देखिए, हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन में एक पॉइंट रखा था कि आप अपनी परिस्थिति को प्रायोरिटाइज करते हैं और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब सवाल ये है कि आपके पास उतना या तो धन संपदा, उतना पैसा है तो आप उसकी प्लानिंग एडवांस करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरी चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं। ठीक है? तो हमको मतलब पर्सनली मुझे नहीं पता है कि हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी की है क्या, प्लानिंग क्या है, मतलब पॉलिसी क्या है, हमें नहीं पता। हम क्या सोच के चलते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी कैसे है। सरकार ने सोलर पे बहुत फोकस किया, सोलर 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 किया, बट वो अभी भी उतना नहीं पहुंच पाया जितना पहुंचना चाहिए। लेकिन तो वो जो हम न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बड़ा शोर हुआ था 2008 में, जो सरकार जाते जाते बच गई, बचते बचते चली गई, और वो न्यूक्लियर एनर्जी पर वो भी यूएस के साथ था, तो वो उस क्या पर किया काम था? नहीं, उस पर ज्यादा काम नहीं हुआ है। उस पर एनटीपीसी जैसी कंपनियों ने जो छोटे छोटे रिएक्टर पे काम करना शुरू किया है, लेकिन उससे ज्यादा सरकार ने अल्टरनेट एनर्जी पे फोकस किया, जिसमें विंड और सोलर और ये ग्रीन हाइड्रोजन वाला एक प्लान था, वो तो अभी ठंडे बस्ते में है क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है, वो हो नहीं सकता अभी। सोलर वाले में थोड़ा बहुत देखिए आप कि मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि पूरी दुनिया के विद्वानों में ये नैरेटिव क्यों बनाया कि फॉसिल फ्यूल को खत्म करके हम लोग उधर चले जाएं। ये फॉल्स नैरेटिव है यूरोप का। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों ने ये जो नैरेटिव चलाया, उसके ट्रैप में पूरी दुनिया आ गई। मैं इस मामले में ट्रम्प के साथ खड़ा हूं कि आप फॉसिल फ्यूल को खत्म करो, ये पोल्यूशन करता है, ये करता है, वो करता है। अभी अगले 20-30 साल आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज भी जितनी अल्टरनेट एनर्जी बन रही है वो फॉसिल फ्यूल के मुकाबले 10-15% है। तो उस झांसे में आकर के बहुत सारे देशों ने इस पर काम ही करना बंद कर दिया और सब उधर लग गए कि ये वाला कर लेते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन बहुत लंबा समय होता है। लकड़ी छोड़ के हम गैस और डीजल में आए 100-200 साल लगे। अब डीजल से सीधे हम सोलर और विंड और पता नहीं कहां कहां पहुंच जाएंगे 10 साल में, नहीं हो सकता। तो इसलिए अब पुराना जो फॉसिल फ्यूल है हमारा, जिसमें तेल, गैस, कोयला आता है, इसको सरकार को मुझे लगता है फिर से ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। ये और वैसे ही उस है कि दिशा में काम नहीं हुआ जी, ये वैसा ही है कि आप 4 रोटी खा रहे थे और 4 रोटी से ताकत नहीं मिल रही, तो आप कह रहे थे नहीं गरीब आदमी है, 4 रोटी खा रहा है, उससे बोले इससे काम नहीं चलेगा, इससे बढ़िया तो 4 बादाम खा लीजिए, उसमें उतनी ही ताकत आती है। एग्जैक्टली वही हुआ है कि 4 बादाम खाने लगे। आप याद करिए ट्रम्प 1.0 में उसने कनाडा से एक उसकी पाइपलाइन आती है जिसमें हैवी फ्यूल आता है, मतलब भारी क्रूड होता है, उसको प्रोसेस करने में बहुत खर्चा आता है। उसने उस पाइपलाइन को खोल दिया तुरंत, क्योंकि बाइडेन जी ने बंद कर रखा था उसको, मतलब डेमोक्रेट सरकार ने उसको खोला। उसने नहीं इसको लेके आओ, और उसने आते ही अभी 2.0 में उसने क्या पहला लाइन बोला था, ड्रिल बेबी ड्रिल। क्योंकि उन एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए आपको, और वो अल्टरनेट एनर्जी से इतनी जल्दी नहीं आ सकती, वो ट्रांजिशन में समय लगेगा, 30-40 साल लगेंगे उसमें कि आप इसकी डिपेंडेंसी कम करें। तो हमारे यहाँ तो एनर्जी पॉलिसी में मुझे अभी तक समझिए कि हमारी पॉलिसी थी क्या। तो ये बात एक आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि वॉर का अंदाजा नहीं था, ये मैं मानता नहीं। देखिए इतने दिन से झगड़ा चल रहा था, आज अचानक कुछ लोग कहेंगे एकदम सरप्राइज अटैक हो गया। नहीं, सरप्राइज अटैक कैसे हो, पिछले साल भी उसने किया था, और ये सबको दिख रहा था कि एक बार ये वॉर होना तय है। एजेंसीज का काम यही होता है कि एनालाइज करिए। तो वो एक सिनेरियो बना हुआ था। तो मुझे लगता है कि वो एक जगह पे, यहाँ पे पॉलिसी लेवल पे जो थिंक टैंक है, जिनका काम है सोचो और अगले 50 साल की पॉलिसी बनाओ, उन्होंने इसमें लैग किया, जो ये लोग सोच रहे थे। लड़ाई, ये बात याद आ रही है कि एक बात हमारे यहाँ पर होती है अक्सर कि भाई 2 लोग बातचीत कर रहे थे, किसी बात पर झगड़ा चल रहा था उनका, काफी देर बातचीत होती रही, झगड़ा होता रहा, ये सब हुआ। जब तीसरा आदमी गया, नीरज जी जैसा विद्वान आदमी, तब जाकर मारपीट शुरू हुई। ये तो वो बात हो गई कि हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम चलो उस मामले में निपटाने के लिए तीसरे को बुलाते हैं, और गड़बड़ हो जाएगी तो उसी के ऊपर डाल देंगे। तो ये मामला निपटाने के लिए आपको तो वैसे ही करना पड़ेगा। देखिए एक एक समस्या इंडिया की क्या है, भारत में, हमारे देश में उतने ऑयल और गैस के रिजर्व्स हम ढूंढ नहीं पाए या है नहीं। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है हमारी, जिसको हम
को स्वीकार करना चाहिए। तो एक तो ये समस्या है, लेकिन अगर ये समस्या है तो भी आपको सोचना पड़ेगा ना। चाइना में कोई बहुत पेट्रोल डीजल भरा थोड़ी पड़ा, उनके यहाँ गैस बहुत है। गैस का उन्होंने एक तरीके से रिलायंस बना लिया, 50% गैस वो अपना बना ले, बट डीजल पेट्रोल में वो भी डिपेंडेंट है। तो उन्होंने तरह तरह, उनके यहाँ सबसे ज्यादा काम हुआ है सोलर, सबसे ज्यादा दुनिया में चाइना में काम। उनके यहाँ बिकने वाली हर तीसरी गाड़ी ईवी होती है, क्योंकि उन्होंने ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। हमारा ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आपको कहाँ कहाँ मिलता है कि गाड़ी चार्ज कर लीजिए आप, गाड़ियां बेचो खूब, चार्जिंग कहाँ है? तो इस मामले में वो थिंक टैंक ने कभी नहीं सोचा कि गाड़ियां बिकवाओगे आप, अभी BYD की गाड़ी भी आने लगी भारत में, चार्जिंग स्टेशन कहाँ है? स्लो है, बन रहे हैं, धीरे धीरे बन रहे हैं। तो प्रायोरिटी में हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ की, जिसको और एक्सपेडाइट करना पड़ेगा अगर आप ट्रांजिशन चाहते हैं तो, क्योंकि ऑयल गैस आपके पास है नहीं, ये सच्चाई है। तो अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हैं, अल्टरनेट एनर्जी में जा रहे हैं, तो उसके लिए फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे वॉर फुटिंग पे काम होना चाहिए। वहां पे एक लैकिंग हुई। तो अब मुझे लगता है कि इस दिशा में शायद इस युद्ध से एक लर्निंग तो पूरी दुनिया को मिलेगी, और वो भारत भी लेगा, कि एनर्जी सफिशिएंसी बनाने के लिए आपको बहुत सारे विकल्प खुले रखने पड़ेंगे, और उसमें किसी विकल्प से ये नहीं कि ये बहुत पोल्यूटिंग है तो इसको छोड़ देते हैं। जब तक दूसरा नहीं हो जाता तब तक इसको भी उतना ही तवज्जो आप दीजिए। और ये यूरोप के झांसे में नहीं आने का कि बहुत पोल्यूशन हो रहा है, वो खुद तो दिन में 5 एसी चलाते हैं अपने एक कमरे में, और हमारे एसी से उनको दिक्कत है। ये कैसे हो सकता है? नहीं तो आप तो जैसे ट्रंप साहब कह रहे हैं कि पाषाण युग में भेज देंगे ईरान को, आप हिंदुस्तान को भी पाषाण युग में भेजना चाहते हैं वापस? लकड़ी, चूल्हा, कंडे, नहीं, गोबर, बिल्कुल नहीं। इंडक्शन की बजाय चूल्हा खरीद लाए मिट्टी का नहीं या बना। नहीं, मैं तो ये जो कन्वेंशनल फ्यूल है हमारा, तेल, गैस, कोयला, इस पर मैं कह रहा हूं कि आपके पास कोयला बहुत है। भारत में कोल इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोयल रिफाइनरी रखती है। इसलिए तो नहीं हुआ कि भाई उनका धंधा तो इससे चलता ना, क्योंकि आप कोयला करते रहेंगे तो फिर उनका धंधा कैसे चलेगा? भाई अब ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको किसका धंधा चलाना है। कोल इंडिया के पास इतना कोयला है तो कोल फायर्ड प्लांट पे इतना फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? आप करिए फिर, आप छोड़िए ये सब, आप बिजली से ही काम करिए। देखिए इंडक्शन पे आए ना, मुसीबत आई तो आपने कहा इंडक्शन खरीदेंगे, और इंडक्शन खूब बिके भी, तो बिजली से ही काम आ रही है। अब बिजली बनाने है तो और बनाइए बिजली, फिर आप पावर से बनाइए, इसी से बनाइए, आप फोकस करिए कोल पे। तो अपने यहाँ कोल, इंडक्शन का भी मुझे डर लग रहा है कि थोड़े दिनों में बिजली में पावर क्राइसिस हो जाएगा कि भाई ये बहुत यूज हो रहा है, फिर एसी भी यूज हो रहा है, फिर गर्मी भी हो गई है, तो फिर वो भी संकट हो जाएगा। संकट है। पावर सप्लाई और क्वालिटी पावर सप्लाई में फर्क है। सब जगह पावर पहुंच गई, ये बिल्कुल सच है, लेकिन क्वालिटी पावर इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि उसके लिए जो ट्रांसफार्मर बदली करे जाने हैं हैवी ड्यूटी के, वो नहीं हो रहे, तो ट्रिपिंग होती है लाइट में। आप छोटे शहरों में जाइए, वहां पे लाइट ट्रिप होती रहती है, क्योंकि लोगों ने इन्वर्टर लगा रखे, पता नहीं चलता उनको, लेकिन वो बिजली बार बार ट्रिप होती है, 24 घंटे में 32 बार होती है। तो क्वालिटी पावर के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बड़े जो ट्रांसफॉर्मर्स है वो रिप्लेस करिए आप, क्योंकि एक मोहल्ले में जो लगाया गया था पहले पावर का ट्रांसफॉर्मर, अब वहां उस इलाके में पावर कंजम्पशन 3 गुना हो गया है, सबके घर में एसी लग रहे हैं। एग्जैक्टली तो वो एक समस्या भी बनी हुई है यहाँ पे। मुझे लगता है कि काफी काम करने की जरूरत है, लेकिन बट मैं इससे बहुत संतुष्ट हूं कि लर्निंग तो बहुत जबरदस्त इस वॉर ने दी है सारे देशों को, और यहां से आगे अब आप पॉलिसी में बड़ी ट्वीकिंग देखेंगे अपनी सरकार में भी, क्योंकि अच्छे से लर्निंग सबको मिल रही है कि 1 महीने में हालत ये हो रही है तो 3 महीने में क्या होगा, तो लर्निंग तो हो रही है। भूलते भी जल्दी है ना, बहुत जल्दी। अब अगर भूलने वाली गजनी वाली बीमारी रहेगी तो फिर दिक्कत है भाई, भूलना नहीं चाहिए। देखिए देश सबल बनाएंगे तभी आप अपने टर्म्स पर ट्रेड कर पाएंगे। तो अगर देश मजबूत करना है तो फिर कहीं ना कहीं तो आपको थोड़ा पेन लेना पड़ेगा कि भाई किसी एक चीज में कटौती करो, जो आधारभूत चीजें हैं उन पर फोकस करिए। बिजली सबसे इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, क्योंकि जो भी डेटा सेंटर आपके यहाँ लग रहे हैं हैवी पावर कंजम्पशन चाहिए। यूएस में पावर की शॉर्टेज है, बड़े बड़े वहां पे जो डेटा सेंटर लगा रहे हैं उनको पावर सप्लाई नहीं दे पा रही गवर्नमेंट, क्योंकि इतना कंजम्पशन हो रहा है डेटा में 24/7। तो भारत में तो अभी सरकार ने ये भी कहा है ना कि 2047 तक टैक्स ब्रेक और आइए डेटा सेंटर में एफडीआई लेके आइए।
जब वो बड़े बड़े लगेंगे तो आप उनको इतनी क्वालिटी पावर कैसे दे पाएंगे, तय करना पड़ेगा। तो अभी आप कोई डेटा देखें तो कोई विद्वान आके आपको बताएगा देखिए हम लोग पावर सरप्लस हो गए इस महीने में, सब लोग उस कहते ही है। है ना, उस डेटे के झांसा मत जाइएगा आप कि हम पावर सरप्लस है, क्योंकि अभी भी क्वालिटी पावर की शॉर्टेज है हमारे यहाँ कि एक 3 फेज की लाइन हर जगह पहुंची हुई है क्या कि गांव में आप एसी चला लें, तो वो तो भी बहुत काम किया जाना बाकी है। कुल मिलाकर ये है कि मैं ही गलती करता हूँ। मैं सोचता था कि आपसे आप बात करेंगे तो कुछ संकट खत्म होंगे, आप ना इतनी बातें बताते कि और संकट बढ़ जाते हैं। सर रूल अब ऑफ 50%, चिंताएं भी बढ़ जाती रूल ऑफ 50% आप हमेशा लगाते हैं चलिए सर, अब आगे के 50% पे भी कुछ काम करेंगे हम भी। यस, आगे 50% काम करिए, आपका वाला तो हो गया। ओके, चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। कुछ समझ आई बात, कुछ आगे कोशिश करते हैं, देश भी बिल्कुल आगे सर, करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और लर्निंग करते रहिए। नीरज जी जो कहते हैं ना, इस बात को थोड़ा गंभीरता से